हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमने इससे पहले बेसिक मैथ का सीरीज में 2 पार्ट कवर किया। आज जो हमारा है ये तीसरा पार्ट लेकर हम आए हैं। पहले पार्ट में हमने देखा था संख्याएं किस प्रकार से बनाई जा सकती हैं, संख्या को हम क्या कहते हैं, संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। तो हमने कवर किया था पार्ट 1 में संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। आपका वास्तविक संख्या, मिश्रित संख्या और क्या था, काल्पनिक संख्या। हमने देखा था वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की थी, तो वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की थी, एक परमेय संख्या, अपरमेय संख्या। इन सबको कवर किया हमने। उसके बाद परमेय संख्या कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार का होता था। आपका एक पूर्णांक होता था, दूसरा आपका भिन्न होता था। पूर्णांक को हमने कवर किया और भिन्न को कवर किया। आज जो हम जानने जा रहे हैं पूर्णांक जो संख्या होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि पूर्णांक संख्याएं बहुत प्रकार की होती हैं। उन सभी प्रकारों का अध्ययन इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। कौन सी संख्याएं क्या कहलाती हैं, जो कि आपकी बहुत सारी संख्याएं दी हुई हैं। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णवर्ग संख्या, पूर्णांक, घन संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या। मतलब इन सारे जो है सबकी परिभाषा जानेंगे और ये संख्याएं क्या क्या होती हैं, उनके एग्जाम्पल को समझेंगे। कैसे आप पहचानेंगे कि ये सम संख्या है, विषम संख्या है। मतलब तमाम तामझाम जो करना है इस वीडियो में करना है। और ये तामझाम आपको तामझाम नहीं बल्कि आपको मक्खन की तरह रफ हो जाएगा। आप क्वेश्चन को देखते ही बता देंगे कि कौन सी संख्या किस श्रेणी में आती है। तो इससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए बिना देर करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको एक बात बता दें कि आप जब भी बैठिए हमारा लेक्चर देखने के लिए बैठिए तो पेन कॉपी के साथ जरूर बैठिए और नोट्स आप बनाते हुए चलिए, क्योंकि नोट्स कहीं आपको अलग से प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। आपको नोट्स हमारे साथ ही मिलता रहेगा और हम इस तरीके से इतना बेसिक से पढ़ाएंगे कि आपको कहीं नोट्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये कॉन्सेप्ट लेक्चर को आप पेन कॉपी के साथ उतारते रहेंगे तो ये आपका एक प्रकार का नोट्स होगा। नोट्स नहीं, ये ब्रह्मास्त्र होगा जो मैथ में प्रयोग करने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। और मैथ अगर आपको डर लग रहा होगा तो हम बता रहे हैं ना, हमने एक कॉन्सेप्ट बताया कि मैथ से अगर आपको प्यार ना हो जाए उस दिन बताइएगा कि सर आपके वीडियो को हमने देखा और हमें मैथ से प्यार ही नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ, बल्कि मैथ उतना ही कठिन लग रहा है। लेकिन नहीं, जब आप पूरा वीडियो देख करके पूरा कोर्स खत्म कर देंगे फिर आपको लगेगा कि हाँ वाकई में, यानी 4-5 ही वीडियो देखेंगे उससे पहले ही आपको पता चल जाएगा कि वाकई में मैथ तो आसान है, मैथ कठिन है ही नहीं। लेकिन जब आप पूरा वीडियो लेक्चर बाय लेक्चर देखेंगे, उसका रिवीजन करेंगे। देखिए मेन प्रोसेस जो होना चाहिए आपका रिवीजन होना चाहिए। जो भी वीडियो हम बनाकर आपको प्रोवाइड कराते हैं उस वीडियो को 1-2 बार देखिए, उसके बाद नोट्स को बनाइए और नोट्स को याद करने की कोशिश कीजिए, तैयार करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम परिभाषा लिख देंगे, उसको आपको याद करने की कैपेसिटी आपको ही तो करना है। जब आपको हर नंबर की परिभाषा याद हो जाएगा तो फिर मैथ सरल लगने लगेगा। ठीक है। और जब तक आपका थ्योरी नहीं, कांसेप्ट नहीं क्लियर रहता है, सवाल लगाने से बच्चा कुछ भी नहीं, क्योंकि आप सवाल जो देखेंगे एक रूप का सवाल देखेंगे, कहीं एग्जाम में या कंपटीशन में दूसरे रूप का सवाल पूछ लिया, आप फंस जाया करेंगे। लेकिन जब आप थ्योरी का बेस, पूरा बेस क्लियर करते हुए चलते हैं ना, तब मैथ आपके लिए कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, कैसा भी क्वेश्चन पूछे, आपसे फंसने वाला नहीं है। आप कंपटीशन एग्जाम में कभी नहीं हारेंगे। वरना क्या होगा, आप जिस टाइप का क्वेश्चन पढ़ते हैं उस टाइप का अगर क्वेश्चन आ गया तो आप सॉल्व कर लेंगे। अगर दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया फिर आप फंस जाया करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका बेस जो कि क्लियर ही नहीं है। तो आपको बेस क्लियर करने के लिए आपको मैथ का जो थ्योरी होता है उस थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा। और थ्योरी को पढ़ने के बाद जो है आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कराएंगे। तो वो सारी चीज हम कराएंगे। पहले हमारा थ्योरी चल रहा है, थ्योरी को जैसे हम कंप्लीट करेंगे वैसे ही हम आपको न्यूमेरिकल का पोर्शन बताएंगे, जो कि संख्या पद्धति चल रहा है। लेसन संख्या पद्धति का थ्योरी जितना होता है जैसे ही कवर होगा हम इस पर तमाम न्यूमेरिकल लाएंगे, सारे न्यूमेरिकल कराएंगे आपको। फिर आप बताइएगा कि संख्या पद्धति से कोई क्वेश्चन आपका फंस जाएगा तो फिर मिलिएगा कि सर क्वेश्चन फंस रहा है। क्वेश्चन कभी नहीं फंसेगा। चलिए बिना देर करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला नंबर है बच्चा, संख्याएं कितनी प्रकार की, पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला संख्या है प्राकृतिक संख्या। जो पहला है वो क्या है, प्राकृत। चलिए पहला देखते हैं हमारे पास है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्या, काउंटिंग नंबर को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। काउंटिंग मतलब क्या है, गिनती वाली संख्या। गिनती वाली मतलब जहां से हम गिनना स्टार्ट करते हैं। किसी संख्या को अगर हम किसी चीज को हम गिनते हैं तो कहां से स्टार्ट करते हैं बच्चा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे तो गिनते हैं। ऐसा थोड़ी ना गिनते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 5 उंगली है तो 0 से थोड़ी ना शुरू करते हैं, 0 1 ऐसा थोड़ी ना शुरू करते हैं। कहां शुरू करते हैं, तो 1 से ही शुरू करते हैं। गिनती कहां शुरू करते हैं, 1 से। यानी हमने कहा कि जितनी संख्याएं, काउंटिंग नंबर मतलब गिनने वाली संख्या, गिनी जाने वाली संख्या, 1 2 3 4 5 5 हुआ ना। अगर हम 0 करेंगे तो 0 1 2 3 तो ये हुआ नहीं ना। तो क्या होता है कि जितनी संख्याएं गिनी जा सकती हैं उन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर यानी प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर कहते हैं। तो परिभाषा पहले देखते हैं क्या कहते हैं, वह सभी संख्याएं जो गिनती में प्रयोग की जाती हैं। देखिए बहुत आसान भाषा में हम आपको लिखा रहे हैं ताकि आप उसे समझ सकें और तुरंत ही जान जाएं। वे सभी संख्याएं जो गिनती में प्रयोग की जाती हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, यानी काउंटिंग नंबर कहलाती हैं। जैसे कह सकते हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। अर्थात कौन सी संख्याएं कहलाती हैं, अर्थात जो होता है मतलब 1 से लेकर के, क्या है, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या होती है, नेचुरल नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है बच्चा, तो नेचुरल नंबर होता है। प्राकृतिक संख्या होती हैं। मतलब जैसे कि बात करें तो जैसे की बात क्या है,
जैसे जैसे अगर हम आप बात करें कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो बच्चा प्राकृतिक संख्या काउंटिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो काउंटिंग नंबर जो हमारा स्टार्ट होता है 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, डाट 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 कर सकते हैं, 1000 हो गया, 1000 हो गया, 2000 हो गया, ये सब गिनती में तो आते हैं। तो डाट डाट कहाँ तक संख्याओं को कहाँ तक गिन सकते हैं, तो अनंत तक गिन सकते हैं। कहाँ तक गिन सकते हैं, तो संख्याओं को अनंत तक गिना जा सकता है। तो ये सब हो गया आपका क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे क्या किसे कहते हैं बच्चा, तो 1 2 3 4 यानी 1 से लेकर इनफाइनाइट, यानी 1 टू इनफाइनाइट, यानी 1 टू इनफाइनाइट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। 1 टू इनफाइनाइट नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर होता है, यानी 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं। इसके बीच में कोई भी संख्या अगर आपसे बोला जाए तो वो सब क्या होंगी बच्चा, तो वो सब होंगी प्राकृतिक संख्या। चलिए दूसरा देखते हैं पूर्ण संख्या क्या होता है। दूसरा जो हमारा है, ये पहला हो गया, पहला हमने जाना प्राकृतिक संख्या। दूसरा जो हम जानने जा रहे हैं बच्चा, वो क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। क्या है पूर्ण संख्या, किसे कहते हैं बच्चा, तो पूर्ण संख्या मतलब क्या होता है, होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं, तो देखिए ये संख्याएं जो गिनती है ये अपूर्ण संख्या है। क्या है, अपूर्ण संख्या है। अगर इसी में हम जीरो जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा पूर्ण संख्या। क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। क्या होता है, तो ये होता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, अंग्रेजी इसकी होल नंबर होता है। किसे कहते हैं कि क्या होता है, जीरो से, देखिए जो मतलब वो सभी संख्याएं जो पूर्ण गिनती को प्रदर्शित करती हों। पूर्ण गिनती मतलब सभी संख्याएं उसके अंतर्गत आ जाती हैं, तो यहां से कहलाता है, देखिए लिख देते हैं, जीरो से अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। कहां से बच्चा, जीरो से अनंत तक की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। देखिए अगर देखिए प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी अगर हम जोड़ दें तो क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। अब यहां एक कॉन्सेप्ट बनता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो बात को समझिए, जीरो हो गया जैसे 1 2 3 4 डाट 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 क्या है, इनफाइनाइट तक है। तो ध्यान दीजिएगा क्या होता है कि पूर्ण संख्या में 1 से लेकर इनफाइनाइट क्या कहलाता है, प्राकृतिक संख्या। तो जीरो प्लस क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या। क्या हो गया, जीरो प्लस प्राकृतिक संख्या। अब जीरो प्लस प्राकृतिक संख्या जब हो गया तो इसका मतलब क्या है कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सब पूर्ण संख्या ही होती है। जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, सब पूर्ण संख्या होती हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं, तो ये नहीं है। यानी मतलब क्या है, पहला नियम बता, क्या पहला बात हम क्या लिखेंगे कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्या होती है। ये बात क्लियर है, ठीक है। लेकिन इसका उल्टा वो नहीं होता। इसका मतलब उल्टा क्या होगा कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक होती हैं, तो नहीं होती हैं। क्यों, क्योंकि जीरो जो है वो है पूर्ण संख्या और जीरो प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है। तो बच्चा जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, बल्कि जीरो क्या है, पूर्ण संख्या है। अब आपसे कहा जा रहा है कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं, तो ये गलत बात है। क्यों, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं। अब वो संख्या कौन सा है, वो है जीरो। यानी जीरो जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, जबकि वो कौन सी संख्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, प्राकृतिक संख्या के बारे में जाना और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं उसके बारे में हम जाना। चलिए आइए देखते हैं सम संख्याएं किसे कहते हैं, फिर विषम संख्याएं किसे कहते हैं। इन सारी संख्याओं को इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं और आप हमारे साथ नोट्स बनाते हुए चलिएगा। नोट्स बनाने में कोई दिक्कत मत कीजिएगा, ठीक है। अगर पेन कॉपी के साथ नोट्स बनाएंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, तब आप एक बेस को समझ पाएंगे किसको क्या कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन इतना आसान होता है लेकिन हम उसका लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो इन सभी चीजों को बारीकियों से पढ़ते हुए चलेंगे तो कोई समस्या आने वाला नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्या है। देखिए प्राकृतिक हो गया, पूर्ण हो गया, अगला क्या है, सम संख्या। चलिए प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। चलिए तीसरा नंबर हम देखते हैं सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं बच्चा, तो सम संख्या में एक परिभाषा है कि वही सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या। जैसे आपसे कहा जाए, पहले परिभाषा लिख लीजिए, सम संख्या किसे कहते हैं, यानी जो संख्याएं जो सम से विभाजित, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, सम संख्या कहलाती हैं। सम संख्या कहलाती हैं। सम संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं इवन नंबर कहते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, तो 2 हो गया, उसके बाद 4 हो गया, उसके बाद 6 हो गया, 8 हो गया, 20 हो गया, 40 हो गया, 100 हो गया, 200 हो गया, 150 हो गया। ये सभी संख्याएं क्या हैं, 2 से भाज्य हैं। जो भी संख्याएं 2 से भाज्य होंगी बच्चा, वो क्या कहलाएगा, तो वो सम संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। तो सम संख्या आप समझ पाए। चलिए देखते हैं सम संख्या के बाद क्या आता है, विषम संख्या किसे कहते हैं। यानी अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, विषम संख्या। याद रखिएगा, सम संख्या 2 से भाज्य होने वाली सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं,
कहते हैं? सम संख्या। मतलब दो से कट जाएं, दो से सभी संख्याएं जो संख्याएं कट जाएंगी उसे हम क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। चलिए अगला जो देखते हैं हम, विषम संख्या किसे कहते हैं ये देखते हैं। चौथा नंबर पॉइंट क्या है? विषम संख्या। यानी विषम संख्या का मतलब कहें तो क्या होता है? इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑड नंबर। क्या कहते हैं? ऑड नंबर कहते हैं। ऑड नंबर क्या होता है बच्चा? ऑड नंबर होता है। ठीक है, ऑड नंबर किसे कहते हैं ये हम समझने जा रहे हैं। जैसे अभी हमने देखा कि वो सभी संख्याएं जो दो से विभाजित होती हैं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं, उसी प्रकार सेम है कि वो सभी संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती हैं उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? मतलब वो सभी संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती हैं, दो से विभाजित नहीं होती हैं, विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं या विषम संख्या कहलाती है। जैसे कौन कौन सी संख्याएं हैं जो दो से विभाजित नहीं होती हैं? तो दो से विभाजित नहीं होती हैं कौन कौन संख्याएं हैं? तो जैसे कह सकते हैं, जैसे आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, और कौन कौन विभाजित नहीं हो रहा है दो से? उसके बाद 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। देखिए 9 दो से विभाजित नहीं हो रहा, किसी अन्य संख्या से हो रहा है लेकिन दो से विभाजित नहीं हो रहा है। उसके बाद हो गया 15 हो गया, 15 के बाद 21 हो गया। ठीक है, उसके बाद कहलाएगा 25 हो गया। ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं जो दो से विभाजित नहीं होती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि दो से जो संख्या विभाजित होती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम सम संख्या कहते हैं, और जो संख्याएं दो से विभाजित नहीं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। आइए देखते हैं पांचवा जो हमारा हेडिंग है, 4 नंबर ये था। पांचवा क्या कर रहा है? पूर्ण वर्ग संख्या यानी स्क्वायर नंबर। क्या होता है स्क्वायर नंबर? हम किसे कहते हैं ये हम जानेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या। तो यहां से जो जानेंगे हम, अगला टॉपिक जो हमारा है पांचवा जो है वो क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं? देखिए पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या को हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में? स्क्वायर नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वायर नंबर कहते हैं। तो पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं? वे सभी संख्याएं जिनका पूर्ण वर्गमूल निकल जाता हो, और वर्गमूल निकलने के बाद क्या हो? वो पूर्ण संख्या हो। पूर्ण मतलब पूरी संख्या हो, दशमलव ना हो, में ना हो, तो वो क्या कहलाता है? आपका पूर्ण वर्ग संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे कहें बात को, वे सभी संख्या जो, देखिए वे सभी संख्याएं जो पूर्ण वर्गमूल, जिनका पूर्ण वर्गमूल निकलता हो, जिनका पूर्ण वर्गमूल निकलता हो, वे सभी संख्याएं जिनका पूर्ण वर्गमूल निकलता हो, पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अभी हम आपको बता रहे हैं कहलाती हैं। जैसे आपका क्या हो गया? 1 हो गया, 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1 होता है। उसके बाद बात करें 4 का वर्गमूल कितना हो गया? तो 4 का वर्गमूल 2 होता है। ये पूर्ण वर्ग संख्या है। उसके बाद क्या कहलाएगा? मतलब 9 कहलाएगा। 9 का वर्गमूल कितना होता है? 9 का वर्गमूल 3 होता है। देखिए सबका वर्गमूल निकल रहा है। 16 हो गया, उसके बाद 25 हो गया, उसके बाद 36 हो गया, उसके बाद 49 हो गया, उसके बाद 64 हो गया, उसके बाद 81 हो गया, उसके बाद 100 हो गया, उसके बाद 121, ऐसे बहुत 225, ऐसे 625, ऐसे आपका कितना हो गया? 900 हो गया। ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं जिनका पूर्ण वर्गमूल निकल जा रहा है। पूर्ण वर्गमूल मतलब जब आपको वर्गमूल पढ़ाया जाएगा तो वहां भी समझ पाएंगे। मतलब वर्ग, देखिए वर्ग किसे कहते हैं? उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो आंसर आता है उसी को हम क्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे 1 किसका है? तो 1 गुणे 1 का मतलब क्या है? ये हो गया। 2 गुणे 2 कितना हो गया? 4, तो ये वर्गमूल निकल रहा है। 3 गुणे 3 कितना हो गया? 9, ऐसे 4 गुणे 4 कितना हो गया? 16। तो इसका मतलब क्या है? 1 का वर्गमूल कितना होगा? 1, 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2, 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3, 16 का वर्गमूल कितना होगा? 4, ऐसे क्या आ गया? 5 गुणे 5, ये से तो होगा 5 25। इसका मतलब क्या है? किस संख्या का गुणनफल कितना आ गया? उतना आ जाए। मतलब क्या है? एक ही संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पर, अगर गुणनफल करने पर जो संख्या आता है वही आपका संख्या क्या होता है? पूर्ण वर्ग संख्या होता है। उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसी संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। या दूसरे लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, या किसी संख्या को उसी संख्या से, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होता है पूर्ण वर्ग संख्या कहलाता है। पूर्ण वर्ग संख्या कहलाता है। ये आपका हो गया, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाता है। आप इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है,
बात समझ पाए ना। तो इस तरीके से आप जान पाए कि एक को एक से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, एक आएगा, यानी एक क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। मान लेते हैं 10 को 10 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 10 को 10 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो इसका मतलब 100 क्या हुआ, पूर्ण संख्या हुआ। 121 को मतलब क्या 121 यानी 11 गुणे क्या कर देंगे 11, 11 का 11 से गुणा के कितना आ गया 121 आ गया। इस प्रकार क्या हो गया 121 क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। 225 को बात करें तो 15 गुणे 15, देखिए 15 गुणे 15 क्या आ गया 225 आ गया। 225 क्या हो गया, पूर्ण संख्या आ गया। ठीक है, तो आप ये बात समझ पाए होंगे। चलिए देखते हैं पूर्ण संख्या के बाद हम छठवां कंडीशन क्या देखेंगे, पूर्ण घन संख्या। क्या देखेंगे, पूर्ण घन संख्या क्या होता है। तो इसको हम आप कर रहे हैं, मिटा दे रहे हैं, फिर देखते हैं पूर्ण घन संख्या क्या होता है, ये हम देखते हैं। ठीक है, आप लोग इसको नोट्स बनाते हुए चला कीजिए ताकि आपका टॉपिक क्लियर रहे। पूर्ण घन संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्ण घन संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जिसका पूर्ण घनमूल निकलता हो, वह संख्या जिसका पूर्ण घनमूल निकलता हो उसे क्या कहते हैं, पूर्ण घन संख्या कहते हैं। या दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि वह संख्याएं मतलब जिनको किसी संख्या से 3 बार गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होता है, यदि किसी संख्या का 3 बार गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होता है उस संख्या को हम क्या कहते हैं, पूर्ण घन संख्या सकते हैं। दोनों बातें सही हैं आपकी। पहला क्या है कि वे सभी संख्याएं जिनका पूर्ण घनमूल निकलता हो, वे सभी संख्याएं जिनका पूर्ण घनमूल निकलता हो वो सभी संख्याएं क्या होती हैं, कहलाती हैं, तो पूर्ण घन संख्या कहलाती हैं। या कह सकते हैं यदि किसी संख्या का 3 बार गुणा किया जाए, यदि किसी संख्या का 3 बार गुणा किया जाए और जो संख्या प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, पूर्ण घन संख्या कहलाता है। तो परिभाषा पहले लिख दीजिए, फिर भी हम समझा रहे हैं कैसे है। मतलब वे सभी संख्याएं जिनका पूर्ण घनमूल निकलता हो अर्थात जिनका घनमूल एक पूर्णांक हो, जिनका घनमूल एक पूर्ण संख्या हो, ऐसी संख्या पूर्ण घन संख्या कहलाती है, पूर्ण घन संख्या कहलाती है। जैसे कि बात करें तो जैसे कि बात में आप समझिए, जैसे एक का घनमूल कितना होता है, एक ही होता है। दूसरी बात समझेंगे 27 का घनमूल कितना होता है, 3 होता है। एक का घनमूल कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, या 8 हो गया, 8 का घनमूल कितना होता है, तो 8 का घनमूल 2 होता है। या 64 हो गया, 64 का घनमूल कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, तो बात कीजिए अगर 1 को 3 बार गुणा करेंगे, 1 गुणे 1 गुणे 1, तो इसका मान कितना आएगा, तो इसका मान आएगा 1। इसलिए क्या है, ये पूर्ण घन संख्या है। 3 को 3 बार गुणा करेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 त्रिक 27 आ रहा है। इसका मतलब 27 आ रहा है ना। किसी संख्या को यह 3 बार गुणा किया जाता है, गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो संख्या क्या कहलाती है, वो संख्या पूर्ण घन संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, पूर्ण घन संख्या कहलाती है। जैसे हमारा 2 को 3 बार गुणा कराएंगे तो क्या 2 दूनी 4, दूनी क्या हो जाएगा 8, ये क्या कहलाएगा, ये पूर्ण घन संख्या कहलाएगा। ऐसे कराएंगे 4 का 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16 चौका 64, 64 आ गया ना, 64 क्या कहलाएगा, 64 पूर्ण घन संख्या कहलाएगा। ठीक है, यदि इसका हम घनमूल निकालेंगे तो 1 का घनमूल 1 होता है, 27 का घनमूल 3 होता है, 8 का घनमूल 2 होता है, 64 का घनमूल क्या होता है, 4 होता है। अब ये जो दे रहा है ये एक पूर्ण संख्या क्या है, ये पूर्ण संख्या ही तो है। क्या दे रहा है, वह संख्याएं, देखिए वह संख्याएं, ध्यान दीजिए, वह संख्या जिनका पूर्ण घनमूल निकलता हो, अर्थात क्या हो, जिनका घनमूल एक पूर्ण संख्या हो, यानी जिनका घनमूल क्या हो, एक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब क्या हो, पूरी संख्या हो, आधी अधूरी ना हो, तो पूर्ण संख्या हो। तो यहाँ से देखिए पूर्ण संख्या ही तो है, 1 2 3 4, ये क्या है, ये पूर्ण संख्या ही है। क्या है, पूर्ण संख्या ही तो है, तो ये पूर्ण संख्या है, इसलिए क्या कहलाएगा, ये पूर्ण घनमूल कहलाएगा। चलिए अगला संख्या क्या होता है ये भी पढ़ेंगे, और भाज्य संख्या अभाज्य संख्या में जो कंफ्यूजन होता है उसे भी दूर करेंगे। कि बहु लोग सोचते हैं कि जो संख्या विभाजित हो जाए वो भाज्य संख्या कहलाती है, और जो संख्या विभाजित ना हो वो अभाज्य कहलाती है। ये बात गलत है। भाज्य किसे कहते हैं, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, ये हम समझेंगे। ठीक है, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। हम आपको बता दें कि अभाज्य संख्याएं वे कहलाती हैं जिनका गुणनखंड 2 हो,
जिनका गुणनखंड क्या हो, कितने गुणनखंड मिले, 2 गुणनखंड मिले, वे संख्याएं जिनका 2 गुणनखंड मिले, कम से कम कितने गुणनखंड मिले, कम से कम 2 गुणनखंड मिले, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब वे सभी संख्याएं जिनका गुणनखंड 2 से अधिक संख्या हो, जिनका गुणनखंड क्या हो, 2 से अधिक संख्या मिले, वो क्या कहलाती हैं, वो भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे हम बात करें, मतलब जैसे बात करें, आपसे कहा जाए कि 12 क्या है, तो 12 और क्या है, ये भाज्य है कि अभाज्य। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि 12 भाज्य है कि अभाज्य है, तो 12 का गुणनखंड क्या हो सकता है, तो 12 का गुणनखंड पहला नंबर 1 हो जाएगा, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 2 से भी कट रहा है, तीसरा नंबर 3 से भी कट रहा है, चौथा नंबर 4 से भी कट रहा है, पांचवा नंबर 6 से भी कट रहा है, और स्वयं से भी कट रहा है, यानी 12 से। तो यहाँ पर कितने गुणनखंड मिल रहे हैं, तो 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, और 6 मिल रहा है, और ये तो 1 2 3 4 5 6 गुणनखंड यहाँ मिल रहे हैं। हमें कितने गुणनखंड मिल रहे हैं, 6। और हमने क्या कहा है कि जब 2 से अधिक गुणनखंड मिले, 2 से अधिक गुणनखंड मिले, तो वो संख्या क्या होगा, तो वो संख्या भाज्य होगा, इसलिए क्या है, यह है भाज्य। ठीक है। और जिसके केवल 2 गुणनखंड मिले, जिसके क्या हो, केवल 2 गुणनखंड मिले, उसे क्या कहते हैं, भाज्य। जैसे आपसे कहा जाए कि मतलब जो है 11 का क्या जाएगा गुणनखंड, तो कितने होंगे, 11 नाम 1 से कट जाएगा, 11 1 से कट जाएगा ना, और फिर ये स्वयं से कट जाएगा, मतलब 11 से। तो मतलब इसके कितने गुणनखंड मिल रहे हैं, तो इसके केवल 1 और 11 गुणनखंड मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं, 1 और 11 गुणनखंड मिल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, 1 और 11 गुणनखंड मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि 1 और 11 गुणनखंड मतलब क्या है, 2 गुणनखंड ही तो केवल मिल रहे हैं। जब ऐसी संख्या के केवल 2 गुणनखंड मिलते हैं, तो उस संख्या को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। आपसे कहा जाए कि 2 आपका भाज्य है कि अभाज्य है, देखिए बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, 2 भाज्य है कि अभाज्य है। तो 2 का अगर गुणनखंड करेंगे तो एक 1 मिलेगा, दूसरा वह स्वयं संख्या होगी 2 मिलेगा। तो कितने गुणनखंड मिल रहे हैं बच्चा, तो 2 गुणनखंड मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये अभाज्य है। अगर आपसे बात करें कि 4 क्या है, 4 भाज्य है कि अभाज्य है, तो पहला नंबर ये 1 से कटेगा, दूसरा नंबर ये 2 से कटेगा, तीसरा नंबर 4 से भी ये कटेगा। तो इसका मतलब क्या है, कितने गुणनखंड मिल रहे हैं, तो यहाँ 3 गुणनखंड मिल रहे हैं, इसलिए एक संख्या क्या होगा, तो ये संख्या भाज्य होगा। क्या होगा, भाज्य होगा। तो आप सिंपल सी परिभाषा याद रखिएगा। अगर आप बात किया जाए कि एक भी कभी क्या होता है, लोग 1 को भाज्य अभाज्य, 1 और 0 2 संख्याएं ऐसी हैं, 1 और 2 मतलब 1 और 0, 1 और 0 ये 2 संख्याएं ऐसी हैं जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। बच्चा ध्यान दीजिएगा, यहां पर लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। यहां पर कंफ्यूज क्यों होते हैं, यही कंफ्यूजन हमें दूर करना है। बात को समझे, ये ना तो भाज्य है, ना भाज्य है, और ना ही क्या है, ना भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ना तो भाज्य है और ना ही क्या है, अभाज्य है, ना तो कंपोजिट है और ना ही को प्राइम नंबर है, ना तो ये कंपोजिट नंबर है और ना ही ये क्या है, प्राइम नंबर है। दोनों नहीं है, ना तो ये प्राइम नंबर है और ना ही क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्यों नहीं है बच्चा, क्योंकि एक का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो केवल हमें क्या प्राप्त होता है, एक ही प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एक ही गुणनखंड प्राप्त हो रहा है। क्यों, क्योंकि 1 गुणे 1 करेंगे तो एक ही संख्या तो निरूपित कर रही है दोनों। तो इसका मतलब क्या है, केवल इसके गुणनखंड कितने हैं, केवल 1 गुणनखंड है। तो जब 1 गुणनखंड होता है बच्चा, तो हमने क्या बताया, इसमें 2 गुणनखंड होने चाहिए, इसमें 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए, और इसमें क्या है, ना तो 2 गुणनखंड है और ना ही 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए ये संख्या ना तो भाज्य होगा और ना ही अभाज्य होगा। ऐसे 0 का अगर हम करें, अगर ऐसे 0 का करें तो 0 किसी भी, इसका एक को गुणनखंड नहीं है, इसका एक भी गुणनखंड नहीं है, 0 का एक भी गुणनखंड नहीं है। देखिए 1 का तो एक गुणनखंड था, लेकिन 0 का एक भी गुणनखंड नहीं है। तो जब 0 का एक भी गुणनखंड नहीं है, तो ये भी क्या है, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। बात को समझिएगा, बहुत मजा आने वाला है, वीडियो बहुत मजेदार है, बेसिक चीजें बहुत बारीकी से आपको बताया जा रहा है। तो आप तो क्लियर हो गया होगा कि भाज्य किसे कहते हैं, मतलब विभाजित हो जाना भाज्य नहीं कहलाता है, विभाजित हो जाना भाज्य नहीं कहलाता है, और ना अविभाजित हो जाना भाज्य कहलाता है, बल्कि क्या कहलाता है। आपको एक बात याद रखना होगा कि वो सभी संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 प्राप्त होते हैं, जिनके कितने गुणनखंड प्राप्त होते हैं, जिनके 2 गुणनखंड प्राप्त होते हैं, वे सभी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड प्राप्त होते हैं, वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और वे सभी संख्याएं जिनके केवल मतलब क्या है, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त होते हैं, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। याद रखिएगा बच्चा, बहुत काम की चीज़ है, बहुत ही काम आपके आने वाला है। ये एक बेसिक मैथ का कॉन्सेप्ट ही है, समझिए। बात समझ पाए। तो देखिए परिभाषा जो हम आपको लिख करके बता रहे हैं कि भाज्य संख्या क्या होता है, वे सभी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड प्राप्त होते हैं, 2 गुणनखंड प्राप्त होते हैं, अभाज्य संख्याएं प्राप्त कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। बात समझ पाए बच्चा, कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, वे सभी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड प्राप्त होते हैं, वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, सेम बच्चा। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे सभी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त होते हैं, वे सभी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त होते हैं, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी वे संख्याएं
जिनके जिनके दो से अधिक गुणनखंड प्राप्त होते हैं, दो से अधिक गुणनखंड प्राप्त होते हैं, वे सभी संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। मतलब कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। जैसे आपको हमने बताया भाज्य संख्या में क्या हो सकता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो है 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है 4 है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो क्या है तो वो है 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है वो है 2। ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2 है, और सबसे जो है छोटी भाज्य संख्या क्या है वो है आपका 4 है। बात समझ पाए नहीं समझ पाए, तो ये कंडीशन आप याद रखिएगा। बात समझ पाए ना। चलिए अब हम समझते हैं भाज्य अभाज्य के बाद क्या समझते हैं, आपका सहभाज्य क्या होता है और सहभाज्य क्या होता है ये समझेंगे। सहभाज्य क्या होता है और सहभाज्य क्या होता है ये हम समझेंगे। ठीक है, चलिए नंबर क्या होता है, कुकम्पोजिट नंबर क्या होता है, सहभाज्य की संख्या का जो होता है कुप्राइम नंबर, और सहभाज्य संख्या क्या होता है कुकम्पोजिट होता है। ठीक है, तो यहाँ समझते हैं कि सहअभाज्य क्या है और सहभाज्य क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सहभाज्य अभाज्य का मतलब है जोड़े से, मतलब है दो संख्या से अधिक संख्या, मतलब वे सभी संख्याएं जिनका HCF, ध्यान दीजिएगा, वे सभी संख्याएं जिनका HCF 1 प्राप्त होता है, 1 आता है, वे सभी संख्याएं सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। बात को समझिएगा, वे सभी संख्याएं जिनका HCF 1 प्राप्त होता है वे सभी संख्याएं सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और वे संख्याएं जिनका HCF 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं कोई भी नंबर एक के अलावा कोई भी नंबर प्राप्त होता है, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं बच्चा, सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। बात को समझिएगा, वे सभी संख्याएं जिनका मासापा चाहे HCF कहें समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, वे सभी संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 प्राप्त होता है, यानी HCF 1 प्राप्त होता है, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, और वे सभी संख्याएं जिनका HCF 2, 3, 4 यानी 1 के अलावा कोई दूसरी संख्या प्राप्त होती है, 1 के अलावा कोई दूसरी संख्या प्राप्त होती है, तो वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, तो वे सभी संख्याएं कहलाती हैं बच्चा सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे आपका क्या हो गया, बात को समझिएगा, पहले परिभाषा लिख देते हैं। क्या होता है कि वे सभी संख्याएं जिनका, देखिए यहां भाज्य और अभाज्य का मतलब दो संख्या से अधिक संख्या के युग्म से है। ठीक है, बात को याद रखिएगा, वे सभी संख्याएं जिनका मासापा अंग्रेजी में कहते हैं HCF 1 प्राप्त होता है, HCF 1 प्राप्त होता है, वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। दूसरे शब्दों में भी बात कर सकते हैं, कहलाती हैं। दूसरे शब्दों में बात करें तो क्या कहलाता है सहभाज्य संख्याएं, सह मतलब साथ, अभाज्य मतलब विभाजित ना हो, मतलब वे सभी संख्याएं जो एक ही संख्या से विभाजित ना हो, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसा भी आप कह सकती हैं, मतलब वे सभी संख्याएं जो एक ही संख्या से विभाजित ना हो, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। या दूसरे लैंग्वेज में दूसरे शब्दों में लिख दीजिए, या दूसरे शब्दों में हम बात करें, या वे सभी संख्याएं जो एक ही संख्या से भाज्य ना हो, वे सभी संख्याएं सहभाज्य कहलाती हैं, सहअभाज्य कहलाती हैं। जो भी लैंग्वेज आपको अच्छा लगेगा उसमें याद कर लीजिएगा, कहलाती हैं। बात समझ पाए ना। इसमें क्या लिखेंगे, वे सभी संख्याएं जो एक ही संख्या से विभाजित हो जाएं, मतलब वे सभी संख्याएं जो एक ही संख्या से विभाजित हो जाती हैं, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, मतलब सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे मान लेते हैं 16 है और 18, तो 16 और 18 देखिए 16 18 दोनों एक संख्या से विभाजित हो रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है ना, इसका मतलब क्या है, ये सहभाज्य है, सहभाज्य नहीं है। सहभाज्य की बात करें तो जैसे लिख सकते हैं 4 और 5 क्या है, देखिए 4 और 5 देखिए 1 के अलावा
4 और 5 किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो रही हैं, ठीक है, 1 के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो रही हैं, तो वे सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? सहअभाज्य कहलाएंगी। देखिए 1 की परिभाषा 1 का 1 से तो सभी संख्याएं भाज्य होती हैं, 1 के अलावा छोड़ करके बात किया जा रहा है, यहाँ 1 के अलावा छोड़ करके बात किया जा रहा है, क्योंकि 1 के अलावा एचसीएफ क्या है? 1 ही तो है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिए, सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह सभी संख्याएं जिनका मासापा ब्रैकेट में एचसीएफ 1 के अलावा कोई दूसरी संख्या प्राप्त होती है, ऐसी संख्या सहभाज्य कहलाती है। जैसे बात करेंगे तो जैसे में आपका आ जाएगा, जैसे हमने बताया क्या 16-18, अगर 16-18 का हमें मतलब एचसीएफ निकालेंगे तो 16 और 18 का एचसीएफ क्या आएगा? 2 आएगा। क्या आएगा? 2। तो 2 आ गया। अब 2 एचसीएफ क्या है? 1 के अलावा तो कोई संख्या है, जैसे कहा 24 और 30, तो 24 और 30 का अगर लासा निकालें तो 6 आएगा। क्या आएगा? 6। यानी क्या है? ये भाज्य संख्या है। ये क्या है? सहभाज्य संख्या है। क्यों? 24 और 30 का मासा कितना रहा है? तो 24 और 30 का मासा 6 आएगा। ठीक है, 6 चौके 24, 6 पंचे 30। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मासा जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। और इसका मतलब क्या है? एक ही संख्या से दोनों संख्या विभाजित भी है, या मतलब वो सभी संख्याएं जो एक ही संख्या से क्या हों? विभाजित हों। एक के अलावा एक ही संख्या से क्या हों? विभाजित हों। वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? मतलब सहभाज्य कहलाती हैं। मतलब वो सभी संख्याएं जो एक को छोड़कर अन्य संख्या से एक साथ विभाजित हों, वह सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? सहभाज्य कहलाती हैं। यहाँ ध्यान रखेंगे कि 2 से अधिक संख्याओं के जोड़े की बात किया जा रहा है। सह मतलब साथ, सहभाज्य कहलाती हैं। जैसे कहा जाए, हमने बताया 24 और 30, तो 24 और 30 एक ही संख्या जो है, देखो 6 से ये भी कट रहा है और 6 से ये भी कट रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये सहभाज्य संख्या है। क्या है? सहभाज्य संख्या है। तो देखिए जितनी प्रकार की संख्याएं थी उन सभी संख्याओं के बारे में हमने आपको अच्छे से डिटेल से जानकारी दिया। अगर ये सारी बातें आप याद रखेंगे तो कोई भी कंडीशन आपसे दिक्कत नहीं होगा। बात को समझ पाए? अगर इन सभी संख्याओं को आप एक सही तरीके से याद रखेंगे तो आपको कंपैरिजन में कोई भी क्वेश्चन संख्या पद्धति का समझ में दिक्कत नहीं आएगा। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, जैसे ये जो था कौन सी संख्या, तो ये पूर्ण संख्या के प्रकार थे। कौन था जो हम पढ़े थे? कि पूर्णांक संख्या। क्या था? पूर्णांक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? तो पूर्णांक संख्या इतनी प्रकार की होती थी। उन सभी संख्याओं के बारे में हमने डिटेल से अध्ययन किया। अब दूसरा जो पार्ट था हमारा परमेय संख्या का, वो क्या है? भिन्न संख्या। क्या है? भिन्न संख्या। तो अब हम जानेंगे भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी भिन्न के प्रकारों को हम डिटेल से जानकारी अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने आपको ये मतलब क्या होता है? पूर्णांक संख्या के बारे में बताया, क्योंकि हमने बताया था परमेय संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, एक पूर्णांक संख्या होता है, एक आपका भिन्न होता है। तो भिन्न को अब हम कवर करेंगे। क्या कवर करेंगे? भिन्न। वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो को आप देख करके नोट्स बनाकर तैयार कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों। स्वस्थ रहिए, खेलते कूदते मौज मस्त कीजिए। धन्यवाद।